हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी 1.0 पर। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे अरहर की खेती का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अरहर एक दलहनी फसल है। तो साथियों, अरहर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो केजानस कजान होता है और इसकी जो फैमिली होती है वो फेवेसी होती है और फेवेसी का जो पुराना नाम है वो है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इसकी एक इसको एक ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हो। जिन फसलों में फलियाँ पाई जाती हैं तो वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। जैसे कि लेग्यूम मीन्स होता है फली, तो ये जिन जिन फसलों में फलियाँ पाई जाती हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। ठीक है, और लेग्यूमिनेसी का ही नया नाम क्या है? फेवेसी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फेवेसी क्या है और लेग्यूमिनेसी क्या है। ये फेवेसी का ही पुराना नाम है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, और अरहर में जो 2n = होता है क्रोमोसोम नंबर, वो होता है 22। ठीक, अरहर में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 22 होता है। ठीक, और जो अरहर का उत्पत्ति स्थान है वो है अफ्रीका। ओरिजिन प्लेस क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, और ये रहे अरहर के पौधे। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, ये अरहर का खेत है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अरहर के। तो अरहर में जो प्रोटीन है वो 22% पाई जाती है। जी हाँ साथियों, अरहर में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 22%। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्रीकल्चर के एग्जामों में, कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक, तो अब दूसरा नंबर आता है कि अरहर का उत्पादन। तो अरहर का उत्पादन जो है विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक होता है अरहर का उत्पादन, और अगर दलहन का उत्पादन देखा जाए तो दलहन का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कनाडा करता है। ठीक है, लेकिन अरहर उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? वो भारत है। ठीक है, दूसरा नंबर ये आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अरहर किस राज्य में पैदा होती है? तो भारत के अंतर्गत ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक अरहर पैदा होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि राइजोबियम की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये अरहर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और ये क्या करता है, काम क्या करता है? तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो जो बच्चे कॉपी में लिखेंगे एग्जाम में तो ऐसे ही पहले अरहर की खेती हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद वैज्ञानिक नाम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, उत्पत्ति स्थान, इसके बाद आप ये सब पॉइंट बना बना करके डाल देंगे। और जो हाईलाइटेड पॉइंट है जैसे कि अरहर का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, तो उसके नीचे या तो फिर अंडरलाइन कर देंगे और या तो फिर आप किसी दूसरे कलर के पेन से लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे तो जो है एग्जामिनर की नज़रें जो है एक बार देखती हैं कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, और अगर लिखने के नंबर मिलते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए, घसीट में नहीं। इसके बाद दूसरा आता है मृदा। अरहर के लिए जो है कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? तो अरहर के लिए जो है बलुई दोमट व दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है कि आपको खेत किस प्रकार का चुनना चाहिए, क्योंकि भूमि तो बलुई है, दोमट भी है, लेकिन अगर आपने दलदली खेत चुन लिया तो पानी का निकास नहीं है उससे सही, तो केवल मृदा ही कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमें खेत का चुनाव भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो कैसा खेत चाहिए? तो उचित जल निकास वाला, हल्के ढलान वाला। ठीक है, और पहाड़ी इलाका है जो जिसमें ढलान है, पहाड़ है, ऊंचा है, खाली है, तो ऐसे खेत अरहर के लिए उपयुक्त होते हैं। बस केवल मृदा बस थोड़ा बलुई और दोमट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा खेत की तैयारी कैसे कैसे करते हैं? तो अरहर के लिए खेत की तैयारी की कुछ विशेष वो नहीं है, बस केवल मिट्टी पलट हल से एक बार जोत करके 2-3 जुताइयाँ उन्नत कृषि यंत्रों से, जैसे कि रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, इनसे कर करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि भुर हो जाती है, ढीले फूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉइल ट्रीटमेंट अति आवश्यक है। भूमि का शोधन करना चाहिए। भूमि का शोधन करने के लिए 2 प्रकार के बायोपेस्टिसाइड यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक तो है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2% WP, जो दूसरा है बेवेरियाना 1% WP। ये दोनों बायोपेस्टिसाइड हैं। तो इनकी जो प्रयोग की विधि दोनों की सेम है, तो मैं आपको ट्राइकोडर्मा की बता दे रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की। तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2% WP को आपको 2.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है। ठीक है, और इसको 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके हल्के पानी का छींटा दे करके 8 से 10 दिन तक छाया में रखने के उपरांत आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि सूत्रकृमि जो होते हैं और सफ़ेद गिरार, दीमक, जड़ की सूंडी, कटवर्म इत्यादि कीटों से बचाव होता है। ठीक है, ये सब भूमि में नहीं रह पाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या तो फिर भग जाते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा कि प्रजातियाँ आप कैसे चुनना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम या तो फिर अगर आप कॉपी भी लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हों या BSc एग्रीकल्चर के छात्र हों, तो उसमें भी अगर आप ऐसे पॉइंट बना करके कुछ प्रजातियाँ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अरहर की प्रथम संकर प्रजाति जो थी वो क्या है? ICPH 8। क्या है? ICPH 8। ठीक है, अरहर की ये प्रथम संकर प्रजाति है। ठीक है, इसके बाद मालवी चमत्कार 13, इसको मालवी 13 के नाम से भी जाना जाता है और चमत्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका पौधा जो है छायादार होता है और विशाल होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके लिए स्पेसिंग जो की जाती है फसल अंतरण, और 90 ×
हाँ 9:30 के आसपास की जाती है इसमें स्पेसिंग, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं भी, चार्ट है पूरा। इसके बाद फिर जो है दूसरी प्रजाति है आज़ाद, ये उकठा अवरोधी प्रजाति है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि अरहर की उकठा अवरोधी प्रजाति का नाम बताइए, तो अरहर की उकठा अवरोधी प्रजाति कौन सी है? आज़ाद, ठीक है। इसके बाद टा 21, यह प्रजाति उत्तर प्रदेश के लिए एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अमर, यह मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है। जो अमर प्रजाति है ये जो है मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है। अब आती हैं अगेती प्रजातियाँ। तो जो अगेती प्रजातियाँ होती हैं वो लगभग 130 से 140 या 50, 60, 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। अलग अलग प्रजातियाँ हैं, अलग अलग दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, ठीक है। जैसे प्रभात या उपवास है, ये उपवास नहीं है, ये उपास है। आगे लिखा है, हालांकि इंग्लिश में लिखा है सही, हिंदी थोड़ा गलत है, इसमें उपवास लिखा है, ये उपवास नहीं उपास है, ठीक है। तो प्रभात को उपास नाम से भी जाना जाता है, उपास 120 नाम से भी जाना जाता है प्रभात को। इसके अलावा दूसरी प्रजाति है ICPL 87, ठीक है। और दूसरी है फिर पारस है। पारस के अलावा पूसा है, पूसा 992, ये बुआई जो है इसकी बुआई का समय जो है जून का प्रथम सप्ताह होता है इसमें, पूसा 992 में। और ये पकने के बाद 150 से 60 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये जो टा 21 प्रजाति है ये उत्तर प्रदेश के लिए तो उपयुक्त है ही। इसके अलावा इसके बुआई का समय अप्रैल का प्रथम सप्ताह है और जून का प्रथम सप्ताह है, ठीक है। मतलब अगर ये अप्रैल का प्रथम सप्ताह है मूंग के साथ में बो देते हैं इसको, तो ये नवंबर में आसानी के साथ काटने के लिए उपयुक्त हो जाती है। और इसके बाद फिर गेहूँ आप बो सकते हैं इसको, 160 से 70 दिन में आसानी के साथ ये पक करके तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसका जो उपज है ये 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उपज दे देती है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ देर से बोई जाने वाली प्रजातियाँ, ठीक है। तो जो देर से बोई जाने वाली प्रजातियाँ हैं उनमें बहार है, अमर है, नरेंद्र, अरहर, वन है। तो जो है बहार है इसके बुआई का जो समय है जुलाई, पकने की अवधि जो है वो है 250 से 260 दिन। ये देर से पकने वाली प्रजातियाँ हैं। तो बहार की पकने की अवधि क्या है? 250 से 260 दिन। बुआई का समय क्या है? तो जुलाई है। इसके बाद इसमें उपज जो मिल जाती है वो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उतनी उपज मिल जाती है, और ये भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अमर का। तो इसके बुआई का समय जो है वो जुलाई है इसके भी, ठीक है। ये 260 से 270 दिन में ये भी पक करके तैयार हो जाती है, और 25 से 30 कुंटल इसकी भी उपज है। और ये बंझा अवरोधी और मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है। अमर जो प्रजाति है ये बंझा रोग अवरोधी है और मिश्रित कृषि मतलब मिश्रित बुआई के लिए उपयुक्त है। मतलब अरहर के साथ में जैसे कोई दूसरी फसल उगाते हैं, आप मूंग बो देते हैं, कई लोग ज्वार बोते हैं, और बाजरा भी बोया जाता है इसके साथ में, अरहर के साथ में मिक्सड क्रॉपिंग में। तो वो सब मिश्रित फसल के लिए ये अमर प्रजाति उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद नरेंद्र अरहर वन, ठीक है। फिर आज़ाद, फिर पूसा है। आज़ाद आपको मैंने बताया है कि ये उकठा अवरोधी प्रजाति है, ठीक है। पूसा 9 है। ये बुआई का समय इसके जुलाई होता है, और पकने की अवधि 260 से 270 दिन होती है, ठीक है। ये भी बंझा अवरोधी प्रजाति है। पूसा 9 जो है बंझा रोग की अवरोधी प्रजाति है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है मालवीय विकास, ये इसमें डबल माँ बन गए हैं, ये गलत है, ठीक है। मालवीय है, ये मालवीय विकास है, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेसिंग अंतरण जो है अलग अलग फसलों का अलग अलग है। हालांकि मुख्य रूप से जो होता है जो एग्जाम में पूछता है तो है यही 60 × 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 × 20 से 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग क्या है इसकी? 60 × 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बीज शोधन, सीड ट्रीटमेंट भी अति आवश्यक है। वैसे तो अरहर के लिए राइजोबियम कल्चर ही लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्लस 1 ग्राम कार्बैक्जीन या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए इसको। इसके बाद बीज को बोने से पहले, ये विशिष्ट है राइजोबियम कल्चर, इसको मतलब ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। बीज को मतलब बोने से पहले हर बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो अब इसकी विधि क्या है? पहले एक राइजोबियम का पैकेट लेना है, ठीक है। इसके बाद 10 किलोग्राम बीज लेना है। राइजोबियम के पैकेट को बढ़िया अच्छे से स्वच्छ पानी में घोल लेना है। इसके बाद अरहर को नीचे ज़मीन में जो है मतलब बिछा देना है। इसके बाद ऊपर से इस राइजोबियम कल्चर के घोल को डाल देना है और अच्छे से हाथ से मिला देना है कि हर एक बीज में जो है मिल जाए। इसके बाद फिर बुआई करना चाहिए, ठीक है। अब आती है नंबर बीज की मात्रा तथा बुआई का समय। तो देखिए विभिन्न प्रजातियों के बीज में जो है बीज की मात्रा अलग अलग है। वैसे जो कॉमन जो है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है बीज की मात्रा, ठीक है। और बुआई का समय जून का प्रथम पखवाड़ा। और जो मतलब जायद की ऋतु में जो इसकी मूंग के साथ में जो मतलब फसल बोई जाती है, जैसे टा 21 ये प्रमुख प्रजाति है मूंग के साथ में बोने के लिए, तो इसको जो है अप्रैल के प्रथम पखवाड़ा में बो देना चाहिए, ठीक है। और इसका भी जो है कॉमन है कि 12 से 15 किलोग्राम बीज दर चाहिए होती है। स्पेसिंग इसकी अधिक रखते हैं क्योंकि साथ में मूंग भी बोते हैं, तो इसको 75 × 20 इसकी स्पेसिंग होती है। लेकिन जो कॉमन स्पेसिंग है वो 60 × 20 से 30 है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा होगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा मैं PDF जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक। तो अब बीज की मात्रा और बुआई हो गई। विभिन्न प्रजातियों की अलग अलग बीज की मात्रा और अलग अलग बुआई का समय और मतलब बीज दर वगैरह दिया हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं निकाय गुड़ाई के बारे में, उर्वरकों के बारे में। तो देखिए सबको मालूम है कि अरहर की जो है जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन का कार्य करता है, इसलिए जो है इसमें खास उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती, नाइट्रोजन की खासकर आवश्यकता कम से कम पड़ती है। ठीक है, 10 से 15 किलोग्राम आप किसी भी रूप में दे सकते हैं। आप जैविक उर्वरकों से भी दे सकते हैं और रासायनिक उर्वरकों से भी दे सकते हैं। और इसमें फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है वो होती है 40 से 45 किलोग्राम। ठीक है, और जो सल्फर की आवश्यकता होती है वो 20 किलोग्राम होती है। ठीक है, अरहर की फसल में। और सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था जो क्या है, तो फलियाँ बनते समय सिंचाई आवश्यक रूप से करना चाहिए अगर बरसात नहीं होती है या पानी की कोई अदर व्यवस्था नहीं है तो। ठीक, इसके बाद निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। तो देखिए अगर बरसात के सीज़न में अरहर की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की। ठीक है, तो निकाई गुड़ाई करना चाहिए। अगर निकाई गुड़ाई से खरपतवार ख़त्म हो जा रहे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा विभिन्न प्रकार के शाकनाशियों का यानी हेर्बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फ्लोक्लोरिन है, पेंडीमेथालिन है, ऑक्सीफ्लोरोफेन है। इस प्रकार के कई सारे इसमें इंसेक्टिसाइड हेर्बिसाइड्स दिए हुए हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इनकी मात्रा भी दी हुई है, आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम दूसरे सेकंड वीडियो में जानेंगे।